1947 में लगने वाले उन छितरों का असर पूरे 23 साल तक इनके जिस्मों में रहा। वो दर्द इतना था, उन छितरों की तकलीफ इतनी थी कि ये अपनी पत्नियों को भी यहीं पर छोड़कर भागने के ऊपर मजबूर हो गए। ये मकामात हसास नहीं हैं, बल्कि अब ये मकामात इंडिया के लिए खासे ख़तरनाक हैं, इसलिए कि इन मकामात के ऊपर अब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इंडिया की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। दुश्मन के बड़े बड़े एटम बम के सामने हमारी तरफ से सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करना ही काफ़ी है। यही नारा उनकी सारी हवा निकाल देता है। इंडियंस लोग अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछ के देखना कि यहाँ पर उस वक़्त उनके बड़ों के साथ क्या किया गया था और किस रवैये से उनके साथ पेश यहाँ पर आया गया था। लेकिन जो हमले हो रहे थे और जिस तरह से जंगी हालात चल रहे थे, तो भारत ने 1974 में अपना पहला जो एटमी बम था वो उसका तजर्बा किया और वहाँ से उसने एटमी ताकत होने का आगाज़ किया। 1965 के अंदर फिर से इंडिया, भारत इन इलाकों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए पाकिस्तान से ऐलान जंग करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। भाई, आजकल काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडिया वालों के दिमागों के ऊपर जंग का भूत सवार हो चुका है, तो इनके इस भूत को कैसे उतारना है, चलें आज की वीडियो में देखते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन मकामात का जिक्र करने जा रहे हैं जिन मकामात के ऊपर इंडियन आर्मी और इंडियन लोग बार बार छितर खाने के बाद, बेशर्म होने के बाद इन जगहों से वापस निकल चुके हैं और यहाँ से उन्हें मुंह की खानी पड़ चुकी है। तो चलें भाई, देखते हैं कि इंडियन लोगों ने किस मकाम के ऊपर कब कब कितने कितने छितर खाए हुए हैं और कहाँ कहाँ से जलालत अपने जिम्मे लेकर, अपने हाथों में लेकर यहाँ से भागे हुए हैं। चलें आज उन मकामात को देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1947 से लेकर 2025 तक इंडिया वालों ने कश्मीर के अंदर बिलखुसूस किस जगह पर कितनी कितनी छितरोल खाई हुई है और कितनी बार जलालत अपने जिम्मा लेने के बाद यहाँ से भागने पे वो मजबूर हो चुके हैं। चलें देखते हैं इनमें से पहला मकाम कौन सा है। मैं मौजूद हूँ अभी एक ऐसे मकाम पर जिसे तोली पीर रोड कहा जाता है। तो 1947 की अगर बात की जाए तो उस वक्त इस रास्ते के ऊपर से आम गुजरगा हुआ करती थी, ये रोड नहीं हुआ करता था। तो अभी ये जो मकाम आप देख रहे हैं यहाँ पर बैक साइड के ऊपर, तो ये शहीद गला का मकाम है। यहाँ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन लोगों को 1947 के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। दोस्तों 1947 में डोगरा राजा हरि सिंह की हुकूमत ने जब मुसलमानों के ईमान को ललकारा और मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करने की सोचने लगा और फिर कुछ मुसलमानों को इस तकलीफ से गुजारने की उसने कोशिश भी की, तो फिर मुसलमानों का जज्बा ईमानी जागा। तो उस वक्त इस मकाम के ऊपर जो इंडियन आर्मी थी और जितने भी सिख थे, जितने भी हिंदू लोग यहाँ पर आबाद थे, उन लोगों को यहाँ पर सख्त मुंह की खानी पड़ी थी और उस वक्त अच्छी खासी यहाँ पर उनकी छितरोल होने के बाद यहाँ से बिलाखिर उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। शहीद गला के इस मकाम के ऊपर 1947 में मुसलमानों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों मुसलमान बेदर्दी से कत्ल किए गए थे, उस वक्त शहीद किए गए थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें गैर मजहबों की और इंडियन आर्मी की, तो उस वक्त इस मकाम के ऊपर सबसे ज़्यादा यानी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सिखों को मारा गया था और उनको बुरी तरह से यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ पर इंडियन आर्मी की अक्सरियत होने के बावजूद भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी थी और फिर यहाँ से छितरोल होने के बाद ये छोड़कर भागने के ऊपर मजबूर हो गए थे। सोचिए कि उस वक़्त के जब मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, यहाँ पर इन लोगों की अक्सरियत हुआ करती थी इन मकामात के ऊपर, तो उस वक़्त इन्हें मुँह की खानी पड़ी थी और छितरोल होने के बाद यहाँ से भागने पर मजबूर हुए थे। तो आज तो यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं और बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तुम इंडियंस लोग अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछ के देखना कि यहाँ पर उस वक़्त उनके बड़ों के साथ क्या किया गया था और किस रवैये से उनके साथ पेश यहाँ पर आया गया था। तो याद रखिए कि वो दौर ऐसा था कि जब यहाँ पर हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं थी और
हम बड़े कमज़ोर थे, लेकिन अब तो हम खासे ताकतवर हो चुके हैं। तो याद रखिए, 1000 बार सोचिए, 1000 बार समझ लीजिए, फिर इस तरफ आँख उठा के देखिएगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ दिखाई देने वाला ये जो सिटी है, ये रेड़ा सिटी है, और इसी के साथ पीछे करके यहाँ पर डोली भी मौजूद है। तो डोली और रेड़ा का जो बाज़ार है, ये सारे का सारा उस वक़्त इनकी अक्सरियत हुआ करती थी, यहाँ पर ये मौजूद हुआ करते थे, उस वक़्त ये लोग बसते थे। लेकिन उसके बावजूद कम तादाद के अंदर मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की यहाँ पर दाल नहीं गल सकी और ये लोग चित्रोल खाने के बाद यहाँ से भागने पे मजबूर हो चुके थे। तो इस जगह पर खड़े होकर मुझे दो मकामात यहाँ से दिखाई देते हैं। दोनों कश्मीर के अंदर बुलंद व बाला चोटियाँ हैं, जिनमें एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ जगह जिसे गंगा चोटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जगह जो है, गंगा चोटी का जो मकाम है, ये 11,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। इसी के साथ हम दूसरी जगह की अगर बात करें तो यहाँ से दिखाई देने वाली जगह पीरकंठी का मकाम है। ये जो ऊंची सी चोटी आप देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, ये पीरकंठी का मकाम है। इन दोनों की जगहों के बारे में अगर हम कहें तो ये दोनों इस वक्त, गंगा चोटी जो है उस पर चूँकि बहुत कम ख़तरा होता है, लेकिन जो पीरकंठी का मकाम है, ये ख़ास बॉर्डर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक फ़र्क करने वाली जगह है। तो यहाँ से आगे की तरफ इंडिया का शहर खलाना मौजूद है, जो कि खासी ख़तरनाक ये चेक पोस्ट है, और यहाँ से जितने भी जो हमले होते हैं उनकी तरफ से, तो वो इस मकाम के ऊपर नहीं छू सकते। यहाँ से वजह उसकी ये है कि यहाँ पर जो पीरकंठी के नाम से पीर साहब का यहाँ पर दरबार मौजूद है, बैठक मौजूद है, तो उसकी बरकत से यहाँ पर ये कभी भी किसी तरह का भी कोई हमला नहीं कर सकते। तो इसकी के हवाले से मेरी एक हिस्ट्री के ऊपर मौजूद ये वीडियो आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल सकती है। 1947 में लगने वाले उन क्षेत्रों का असर पूरे 23 साल तक इनके जिस्मों में रहा। वो दर्द इतना था, उन छित्रों की तकलीफ इतनी थी कि ये अपनी पत्नियों को भी यहीं पर छोड़कर भागने के ऊपर मजबूर हो गए थे। और फिर बिलाखिर पूरे 17 साल गुजरने के बाद, यानी कि उन क्षेत्रों का दर्द कुछ कम होने के बाद, फिर से खुर्क खारिश इनको जाग उठती है और फिर से पंगेबाजियां ये लोग शुरू करते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी फिर से पाकिस्तान के साथ पंगाबाजियां शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद इंजाम क्या होता है, चलें देखते हैं। 1965 के अंदर फिर से इंडिया, भारत इन इलाकों को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान से ऐलान जंग करता है। मगर उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से फिर से इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और फिर से इन्हें मुंह के खानी पड़ती है। पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से उस वक्त एक नया इकदाम जो है वो किए गए और इनका मुकाबला करने के लिए, इन्हें जवाब देने के लिए एक ज़बरदस्त इकदाम उठाया, जो कि इन मोर्चों की सूरत में था। तो ये जितने भी मोर्चे यहाँ पर कायम हैं, जितने भी मोर्चे यहाँ पर अब बनाए गए हैं, तो ये 1965 की जंग के अंदर यहाँ पर तामीर किए गए थे। और उसके बाद आगे क्या हुआ, 65 की जंग में भरपूर कार्रवाई की गई और भरपूर मद्दे मुकाबल मुकाबला किया गया इंडिया की जानिब, जो कि कामयाबी की सूरत में 1965 की जंग में भी पाकिस्तान कामयाब हुआ और ये इलाके फिर से पाकिस्तान के कब्जे में अब भी मौजूद हैं। दोस्तों, 1965 की जंग में भी कश्मीर के अंदर मौजूद इन इलाकों को इंडियन आर्मी फतह करने की कोशिश करती रही और बिलाखिर यहाँ से 1965 में भी शिकस्त खुर्दा होकर चित्रोल खाने के बाद भागने के ऊपर मजबूर हो जाती है। 1965 की जंग में पड़ने वाली चित्रोल का असर पूरे 6 साल तक इनके जिस्मों में रहता है और फिर 6 साल तक ये लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन फिर 1971 की जंग का आगाज हो जाता है। दोस्तों, जिस रोड के ऊपर अभी मैं मौजूद हूँ, तो बिल्कुल ये लसडना रोड से चौक से जुदा होने वाली हाजीपीर रोड है, हवेली रोड है। हवेली रोड को 1971 के अंदर तामीर किया गया और उस वक्त ये कच्चा रोड बनाया गया था फौजी टैंकर्स और फौजी गाड़ियों के लिए, चूँकि हाजीपीर जो है वो आज़ाद कश्मीर का एक सेक्टर है, जो कि आर्मी सेक्टर है, जहां से दुश्मन के हदफ करदा टारगेट की जवाबी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान अब तक चूंकि एटमी ताकत तो नहीं बना था, लेकिन उस वक्त इब्तदाई मराहल के अंदर मौजूद था पाकिस्तान एटमी तजर्बे करने के लिए। तो 1998 में चागी के इलाके, बलोचिस्तान के इलाके के अंदर एटमी ताकत का मुजाहरा करते हुए इब्तदा किया पाकिस्तान ने। लेकिन जो हमले हो रहे थे और जिस तरह से जंगी हालात चल रहे थे, तो भारत ने 1974 में अपना पहला जो एटमी बम था वो उसका तजर्बा किया और वहाँ से उसने एटमी ताकत होने का आगाज़ किया था। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त लसडना के मकाम पे और यहाँ से सामने की तरफ दिखाई देने वाले जो मकामात हैं, जिनमें सर फहरिस्त संख का मकाम है। ये जो थोड़ी सी आबादी आपको दिखाई दे रही है, ये संख का इलाका है। तो ये जगह जो है ये खासी ख़तरनाक हुआ करती थी किसी ज़माने के अंदर आर्मी के लिए, ख़ास करके आज़ाद कश्मीर की पोस्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा
ख़तरनाक ये पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जगह आप देखें, यहाँ पर लेदी गली का मकाम मौजूद है। तो लेदी गली चूँकि ये भी एक खासा ख़तरनाक जो है पोस्ट है आज़ाद कश्मीर की, यहाँ से भी खासा अटैक होता था इंडिया की तरफ से। लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर, अब के दौर में कितना ताकतवर हो चुका है पाकिस्तान और कितनी ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, इंडिया सुनकर उसकी धड़कनें तेज़ हो सकती हैं। अब ये मकामात हसास नहीं हैं, बल्कि अब ये मकामात इंडिया के लिए खासे ख़तरनाक हैं, इसलिए कि इन मकामात के ऊपर अब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इंडिया की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर देखेंगे कि अब इब्तिदा कौन करता है, तो हमेशा से ही जंग के हवाले से या हमेशा से ही पंगाबाजी और चपेड़े खाने की आदत इंडिया को ही है, जो कि हर मामले में पहल करती है और फिर मुंह की खानी भी उन्हें ही पड़ती है। दोस्तों 1947 तक तो यहाँ पर यानी कि लेसडन्ना बाग़ाज़ात कश्मीर और ढोली राड़ा बाग़ाज़ात कश्मीर के मकामात पर अक्सरियत में सिखों और हिंदू की तादाद हुआ करती थी। लेकिन जब 1971 की जंग होती है और 1971 के मामलात बनते हैं, तो उस वक़्त इन मकामात पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान आबादकारी हुआ करती थी और अलावा इसके कोई भी यहाँ पर गैर मुस्लिम इन जगहों के ऊपर यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ करता था। दोस्तों, अब दुश्मन को इस चीज़ की फ़िक्र तो नहीं है कि हम हमला करेंगे तो हमारे लोग भी उसमें नुकसान का शिकार होंगे, लेकिन दूसरी जानिब हमले को रोकने के लिए, दुश्मन की उन बाजियों को ख़त्म करने के लिए, उनके हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुश्मन के बड़े बड़े एटम बम के सामने हमारी तरफ से सिर्फ अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करना ही काफ़ी है। यही नारा उनकी सारी हवा निकाल देता है। चपेड़ें जिसको लगती हैं तो वो बड़े अरसे तक याद रखता है, और इससे कबल जितने भी माजी के अंदर जंगें हुई हैं, जितने भी हालात गुजरे हैं, उन सब हालात से अब तक आपके बड़े वाकिफ़ हैं, उनसे ज़रूर पूछिएगा। हमारे पड़ोसी दुश्मन के लिए मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि माजी के अंदर तो हमने सिर्फ तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब की बार अगर तुमने पंगा करने की कोशिश की और इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश भी की, तो याद रखना तुम दोबारा बोलने के काबिल कभी नहीं रहोगे। 1947, 65, 71, 98, 92, सन 2002, इसके बाद भी 2007 में भी कई मकामात के ऊपर तुमने पंगे किए और फिर तुम्हें मोहलत दे दी गई, लेकिन अब की बार याद रखना कि कभी भी तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। हमारा दुश्मन कान खोल के सुन ले कि अब की बार सन 2007 के बाद हमने इन मोर्चों को भी छोड़ दिया, इनका इस्तेमाल भी हमने बंद किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि इससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और ज्यादा काम करने वाली है। अब की बार यानी 2025 के अंदर हमारे ईमान को बहुत ज्यादा ललकारा गया है, और याद रखो कि अब की बार हमारे ईमान में बहुत ताकत आ चुकी है, क्योंकि तुम जैसे गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को बहुत तंग करके रखा हुआ है, और हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से तुम हमसे पंगा लेकर देखो। तुम्हें सफ़ाए हस्ती से ही ना मिटा दिया तो फिर कहना। हमारा दुश्मन कान खोल के सुन ले कि नार शेर अली खान का ये वो मकाम है जहाँ पर तुम्हारे आबा अजदाद आबाद हुआ करते थे, और यहाँ पर तुम्हारी बड़ी तादाद इन ज़मीनों की मालिक हुआ करती थी। याद रखो कि तुम तो उस वक़्त भी कुछ नहीं कर सके जब तुम्हारी अक्सरियत यहाँ पर होती थी और तुम अपने आबा अजदाद की ज़मीनों के ऊपर हुआ करते थे, और अब तो तुम हमारे लिए गैर मुल्की हो, अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम ज़्यादा लंबी हिस्ट्री को नहीं लेते, सिर्फ छोटी सी बात है, आज से 5 साल कबल की बात है, सन 2020 में, जब भारत की जानिब से सिर्फ एक गोला जो है वो दागा गया था हाजीपीर सेक्टर के ऊपर, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है हाजीपीर सेक्टर। तो जवाबी कार्रवाई में सिर्फ एक गोले के बदले में पीरकैंठी बॉर्डर से पाक आर्मी की जानिब से पूरे 132 गोले सिर्फ 10 मिनट के अंदर दागे गए थे, जिसके बाद भारत की हवा मुकम्मल तौर पर निकल गई थी और फिर जवाबी तौर पर उनकी तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई। फिल्मों में डायलॉग मारना और है, लेकिन हकीकत में मुकाबला करना सिर्फ आप पानी बंद कर सकते हो और टमाटर बंद कर सकते हो। अलावा इसके इंडियन आर्मी के अंदर कोई दम नहीं है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई दम है कि वो कुछ कर सके। इसलिए हम अपनी आज़ादी से घूम रहे हैं और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो हमें ललकार सके और हमें धमकी दे सके। ज़ातियात पर हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन कान खोल के सुन ले, हमारा कलमा एक है और हमारा अल्लाह और हमारा रसूल एक है। तो कोई भी हमारी तरफ आँख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आँखें दोबारा से देखने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।